नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब को बैन करने का निर्देश देते हुए क्या कहा। जल्द फ्री ट्रेडिंग डील को अंतिम रूप देंगे, इजराइल में बोले पीएम मोदी। जापानी कंपनियों के लिए तैयार हो रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप। भारत की नैतिक प्रतिष्ठा गिरा दी, इजराइल संसद में पीएम मोदी के संबोधन पर बोली कांग्रेस। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बेटी के साथ देखी मिलिट्री परेड। जहांगीराबाद के सांगनी गांव के 5 छात्र ईरान में फंसे। चीन की सेना पर मंडरा रहा संकट। फिर चमकी चांदी, मामूली बढ़त, सोना धड़ाम, जाने ताजा भाव। बेटी के जन्म को याद कर इमोशनल हुई प्रियंका। होमवर्क पूरा, सुपर 8 के मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे ने दी टीम इंडिया को वार्निंग। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की सोशल साइंस की 8वीं क्लास की एक किताब पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उस पर बैन लगाने का निर्देश दिया। अदालत की नाराजगी किताब के एक चैप्टर पर है जिसका शीर्षक है करप्शन इन जुडिशरी। गुरुवार को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई। मामले की सुनवाई 3 जजों की पीठ कर रही है जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। किताब के इस चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों की चर्चा की गई है। अदालत ने कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पुस्तक की सामग्री का प्रथम दृष्टया परीक्षण करने पर और निदेशक से प्राप्त प्रशासनिक उत्तर के साथ पढ़ने पर हमें प्रतीत होता है कि यह संस्थागत प्राधिकरण को कमजोर करने और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का एक सुनियोजित प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंचे हैं। गुरुवार को वह यरूशलेम पहुंचे। यहां वह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ याद वाशेम गए। याद वाशेम वह जगह है जो होलोकॉस्ट की दर्द भरी याद के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले बुधवार को तेल अवीव में पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया था। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को गले लगा लिया और गर्मजोशी से उनका आभार जताया था। पीएम मोदी ने इजराइल की संसद को भी संबोधित किया। इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी इससे पहले 2017 में भी इजराइल गए थे। इस तरह उनका इजराइल का यह दूसरा दौरा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वैश्विक निवेश के मानचित्र पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच एक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू हुआ है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता में उद्योग, पर्यटन और तकनीकी शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी न केवल आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देगी बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव को भी और प्रगाढ़ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल की संसद नेसेट में दिए गए भाषण को लेकर उन पर जोरदार निशाना साधा है। कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी का भाषण उनके मेजबान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का खुला बचाव था। आलोचना करते हुए कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने भारत की नैतिक प्रतिष्ठा घटा दी है। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इजराइल की स्थापना के मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अल्बर्ट आइंस्टाइन की चिट्ठियों को साझा करते हुए एक्स पर लिखा है कि कल नेसेट में अपने संबोधन के दौरान उनके मेजबान का खुला बचाव था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन भारत ने इजराइल को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने राजधानी में अपनी मिलिट्री की परेड देखी है। इस दौरान उन्होंने देश की सैन्य क्षमता बढ़ाने, खासतौर से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को मजबूत करने पर जोर दिया। किम जोंग उन ने धमकी दी है कि उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो साउथ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही किम ने अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला होने का ऐलान किया है। परेड में किम के साथ उनकी बेटी जुए मौजूद रही। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ककरई न्याय पंचायत के सांखनी गांव के 5 छात्र ईरान में फंसे हुए हैं।
अमेरिका द्वारा ईरान के प्रति कड़ा रुख अपनाने के बाद भारत सरकार ने 23 फरवरी को वहां रह रहे भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी। इस बीच 3 छात्र पहले ही गांव लौट चुके हैं, जबकि 5 अभी भी ईरान में हैं। फंसे हुए छात्रों के परिजन उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। गांव सांगनी निवासी सब्बर रजा ने बताया कि उनके छोटे भाई मोहम्मद अब्बास नजीर करीब 4.5 साल पहले मौलवी की पढ़ाई के लिए ईरान के कुम शहर गए थे। पिछले साल इजराइल के साथ युद्ध के दौरान भी उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद युद्ध विराम होने पर वे वतन लौट आए थे। चीनी सेना संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की वजह से एक नए तरह का संकट खड़ा हुआ है। कई हाल रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए गए हैं कि चीन की सेना में चल रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई से उसकी सैन्य कमान व्यवस्था चरमरा रही है। इससे चीनी सेना की ताकत और उसके रिफॉर्म को लेकर किए जा रहे प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में शुरू हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर जांच के कारण पीएलए के उच्च पदों पर बड़ी कमियां उजागर हुई है और जब तक खाली पद भरे नहीं जाएंगे तब तक संगठनात्मक स्तर पर दिक्कत बनी रहेगी। सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप सोने चांदी की खरीद करने की सोच रहे हैं तो आज 26 फरवरी के ताज़ा रेट जरूर चेक करें। बीते एक साल में सोने ने करीब 80% और चांदी ने 180% से ज्यादा का बम्पर रिटर्न देकर निवेशकों को माला माल कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कीमतों में काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। शादियों का सीजन होने के कारण दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 22 के और 24 के सोने की मांग बढ़ी है, लेकिन कीमतों में भारी उठापटक ने खरीदारों को उलझन में डाल दिया है। ग्लोबल टेंशन और सेफ हेवन एसेट की बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर तक मार्च डिलीवरी वाली चांदी 11,261 की बड़ी गिरावट के साथ 2,57,055 रुपए के स्तर पर आ गई है। एमसीएक्स पर 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना दोपहर के समय 1,871 की गिरावट के साथ 1,59,274 के स्तर पर आ गया है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सरोगेसी से जन्मी बेटी मालती मैरी के जन्म के समय को याद कर इमोशनल हो गई। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह दौर उनके लिए निजी तौर पर बेहद मुश्किल और ट्रॉमेटिक था। उसी समय उन्हें एक मैसेज मिला कि मीडिया में बच्ची के जन्म की खबर आने वाली है। प्रियंका ने बताया कि वे सही समय पर खुद यह खबर शेयर करना चाहते थे, लेकिन लीक के कारण उन्हें जल्दी में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वे तैयार नहीं थे क्योंकि बच्ची की सेहत को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 27 हफ्ते में पैदा हुई थी और 100 दिनों से अधिक समय तक एनआईसीयू में रही। उस कठिन समय के दौरान मेंटल सपोर्ट के लिए उन्होंने बच्ची के पास धीमी आवाज में महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र चलाए। प्रियंका ने बताया कि जन्म के वक्त बच्ची की हालत नाजुक थी। एक्ट्रेस ने कहा वह पर्पल रंग दिख रही थी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे ने रणनीतिक रूप से पूरी तैयारी का दावा किया है। टीम के ऑलराउंडर रायन बर्ल ने कहा कि उनकी टीम ने भारतीय लाइनअप के होमवर्क को पूरा कर लिया है और मैचअप के हिसाब से बॉलिंग ऑपरेशन तैयार है। बर्ल के मुताबिक भारतीय टीम पावर प्ले में आक्रमण शुरुआत करती है और अगर शुरुआती विकेट नहीं गिरते हैं तो बल्लेबाज पूरे मैच में दबाव बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के पास विधिवता भरा बॉलिंग अटैक है जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जिम्बाब्वे ने खास तौर पर भारतीय टीम में मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाजों और धीमी पिंचों पर उनकी परेशानी को ध्यान में रखकर प्लानिंग बनाई है। टीम को भरोसा है कि ऐसी परिस्थितियों में ऑफ स्पिन असरदार साबित हो सकती है।